नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज की इस महत्वपूर्ण लाइव में। जैसा कि देश भर में आपने देखा कि 23 जुलाई की शाम को जब से चंद्रयान 3 जो कि उसकी सक्सेसफुल मून लैंडिंग हो गई, उसके बाद पूरे देश भर में उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग थे जो खासकर रिसर्चर, उनमें से एक हमारे चाणक्य तिवारी जी हैं। इनकी जो विचारधारा या इनके जो ज्ञान है वो जब आप सुनेंगे तो शायद ये जो पर्व अभी तक आप मना रहे थे वो मनाने से रुक जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी को एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि इस वीडियो का उद्देश्य है भारत की किसी संस्था या किसी वैज्ञानिक का अपमान करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन पर्पज से कुछ ऐसी जानकारियां हम देना चाहते हैं चाणक्य तिवारी जी के माध्यम से, जो आपको जानना बेहद जरूरी है लेकिन आपसे अब तक छुपाई जाती हैं। बहुत सारी सेंसिटिव बातें भी होंगी जो शायद आपको एक बार में सुनने के बाद हजम ना हो। इसीलिए चाणक्य तिवारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बात वो बोलने वाले इस वीडियो के माध्यम से पूरे एविडेंस और तथ्य के साथ इसको बताएं, और मुझे उम्मीद है कि वो पूरे एविडेंस के साथ अपनी बात रखेंगे। तो आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। आधी अधूरी वीडियो देख करके आप निर्णय लेंगे तो शायद आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चाणक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। और विषय बहुत जी, तो विषय काफी हॉट है इस समय, पूरे देश में चल रहा है मुद्दा चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर के। हर एक देश का नागरिक गर्वान्वित महसूस कर रहा है, सब प्राउड फील कर रहे हैं। हालांकि कुछ पाकिस्तानी लोग या अन्य जो दुश्मन दोस्त हैं वो जरूर इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को तो ठीक है, लेकिन चाणक्य तिवारी जैसे लोग जो कि भारत में रहने वाले हैं, आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जश्न क्यों नहीं मना रहे? क्या आप बताना चाह रहे हैं देशवासियों को? आप शुरू कर सकते हैं। जी, जी। तो सुमित जी, जैसे जब ये लैंडिंग मतलब इन्होंने बताया था कि चंद्रयान 3 लॉन्च करा था, तो उसी टाइम से मतलब हम लोगों को तो पता ही था, जो हम इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, कि ये सब मतलब फ्रॉड है। अब वो हम किस बेसिस पे कह रहे थे ये सारी चीजें, वो आज की वीडियो में हम मतलब पब्लिक के साथ शेयर करेंगे कि मेरा आखिर वो आकार क्या माइंडसेट था, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा था कि ये सब मतलब फ्रॉड है। खैर, पब्लिक ने भी जो मतलब उन्हें दिखाया गया, कुछ जनता मतलब तैयार बैठी थी कि लैंड करेगा नहीं करेगा, सफल होगा नहीं होगा लैंडिंग। तो पब्लिक को कुछ एक वीडियो दिखाया गया, एक कार्टून वीडियो मैं कह सकता हूँ, एक सीजीआई वीडियो दिखाया गया। एक बार उस पर नजर घुमा लेते हैं कि आखिरकार पब्लिक को क्या वीडियो दिखाया गया जिसके बेसिस पे ये बोला जा रहा था कि मून लैंडिंग हुई है। तो वो ग्राफिक्स जो जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, फिर अभी पहले दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो ग्राफिक वीडियो दिखाया गया था मून लैंडिंग का, जी, सॉफ्ट लैंडिंग का। ये रहा जी, ये देखिए, ये जी, एक वीडियो बार बार दिखाया जा रहा था। ये आप लेफ्ट में देख सकते हैं, इसे बार बार दिखा रहे थे और उसके बाद बोल रहे थे कि सीधा हो गया। और फिर ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब ग्राफिक वीडियो दिखाया जा रहा था और इसके बेसिस पर लोग बोल रहे थे, आवाज आ रही थी कि भाई लैंड कर गया। उसके बाद सब लोग ताली बजा रहे थे। तो मतलब लोगों ने इस बेसिस पर माना है, इस ग्राफिक वीडियो को देखकर, और बाकी इसरो जो बोल रहा था उसके बेसिस पे मतलब लोग ताली बजाने लगे कि साहब लैंड कर गया, लैंड कर गया। तो ये तो मतलब एक कॉमन सेंस से, मतलब जिसमें कॉमन सेंस नहीं होगा वही ऐसा विश्वास कर सकता है। हालांकि बाकी चीजें भी हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो इसरो ने जब ये लाइव टेलीकास्ट करा था, तो उसका अगर आप टाइटल देखोगे, ये लाइव टेलीकास्ट था। ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट। तो मतलब आप समझिए कि उस टाइम तक लाइव टेलीकास्ट हुआ भी नहीं था।
और इन्होंने जी मतलब उन्हें पता भी नहीं था कि भाई लैंडिंग होगी नहीं होगी, सफल होगी नहीं होगी, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी पहले ही टाइटल में लिख दिया था चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट। मतलब जी। सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा इसरो हम्म। के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने ऑलरेडी लिख दिया था टाइटल के अंदर। तो मैं तो जी उसी समय समझ गया था कि इन्होंने सीजीआई वीडियो अच्छे से बना के रख लिया है, जिसको ये 23 अगस्त को 5:20 पर दिखाना चालू करेंगे। क्योंकि ये मतलब आप सीधी सी बात है कि भाई अगर आपको नहीं कंफर्म, भाई अगर हम्म। आपका लाइव टेलीकास्ट अगर हो रहा है, वहां से अगर आपका जो वीडियो था लाइव टेलीकास्ट अगर आपको पता चल रहा है, तो भाई आप पहले से हम्म। कैसे ये टाइटल लिख सकते हैं, पहले से आप ये कैसे टाइटल लिख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जो अभी सीजीआई वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ये 10-15 जी। से मुश्किल से 5 सेकंड का था, जो बार बार लूप पे चल रहा था, लूप पे उसे ही बार बार हम्म। चलाए जा रहे थे। तो ये ग्राफिक वीडियो है। अब जी अगर ये ग्राफिक वीडियो है, जी। हाँ, अगर ये एक ग्राफिक वीडियो है, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्राफिक वीडियो पहले से बन के तैयार होगा। और हम्म। उसी ग्राफिक, भाई लाइव तो आप ग्राफिक जनरेट कर नहीं सकते, वो ग्राफिक वीडियो सही बात पहले है। से बन के तैयार होगा। और वो हम्म। उसे आप मतलब 5:20 पे उसके बाद जब भी आप टेलीकास्ट दिखाना चालू कर रहे हो, तो ये जी। भी एक मतलब ये तो मैं उन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने चंद्रयान 3 को देखा हो, उनके नजरिए हम्म। से। हालांकि मुझे तो ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, क्योंकि मुझे इतने सारे भर भर के सबूत हैं कि मून लैंडिंग पॉसिबल है ही नहीं। जी तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पास्ट में भी जो मून लैंडिंग हुई है वो किस प्रकार से फ्रॉड हुई थी। और जी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मून लैंडिंग पॉसिबल क्यों नहीं है। तो ये हम्म। सब चीजें जब आपको पता लग जाएंगी, तो भविष्य में भी जब ये लोग नाटक करेंगे ऐसा, तो आप पहले से ही आपको सारी चीजें पता रहेंगी। तो जी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों की जो ये सिद्ध करती हैं कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं थी। अच्छा, जो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है जब जी। हम बात करते हैं चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो सबसे पहला नाम आता है नील आर्मस्ट्रांग का। नील। जी। जी। और वो मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन। और जी। उसमें 3 लोग थे जो बता रहे थे कि इनको ये चंद्रमा पर गए थे। जी। माइकल कॉलिंस, नील हम्म। आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। मैं दोबारा से हम्म। रिपीट कर देता हूँ, बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस और नील आर्मस्ट्रांग। तो इसमें जी। नील आर्मस्ट्रांग साहब बोल बताया जाता था कि पहले इन्होंने सबसे पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। जी। और दूसरे उसके बाद गए थे साहब आपके बज एल्ड्रिन साहब, और माइकल कॉलिंस उसी में बैठे रहते। ये इनकी कहानी है ऑफिशियली। अच्छा, ये जी। नाम हमारे जहन में है। तो अभी जरा हम हम्म। बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे तथ्य सबूत आपको दिखा देता हूँ जो ये जी। सिद्ध करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे। उसके बाद बज जी। एल्ड्रिन पे भी आएंगे। तो पहले नील जी। आर्मस्ट्रांग की बात कर लेते हैं। हम्म। जी, मैं स्क्रीन शेयर करके जी। दिखा देता हूँ। ठीक है। जी, देख पा रहे हैं सभी? जी। जी। आप देख प्ले कीजिए जी। ये फोटो आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें ये जो हम्म। आपको ऊपर सूट नजर आ रहा है, तो ये जी। म्यूजियम में इनका सूट पड़ा हुआ है भाई साहब का, नील आर्मस्ट्रांग का, जो कि म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके आप जूते का निशान देख सकते हैं। ये जूते का निशान आप देख सकते हैं। और नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं जो कि ऑफिशियली ये लोग बोलते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग के जूतों का निशान है। जाहिर से आप जी। देख सकते हैं ये दोनों निशान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हम्म। पहला कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया। जी। दूसरी चीज दूसरी चीज एक मजेदार वीडियो है, जब नील आर्मस्ट्रांग के पास एक व्यक्ति जाता है। हम्म। समझिए आप। जी। तो ये व्यक्ति है जो कि नील आर्मस्ट्रांग के पास जाता है बाइबल लेकर, और उससे बोलता है, मतलब एक रिपोर्टर है, और उससे बोलता है कि भाई अगर आप चंद्रमा पर गए थे तो अपना हाथ इस बाइबल के ऊपर रख दो। ठीक है। अच्छा। तो जी। देखिए नील आर्मस्ट्रांग
स्ट्रॉन्ग ऐसा करता है या नहीं करता है, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। Mr. Armstrong brought several ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. तो इसने इंग्लिश में बोला कि इसने अपना पहले नाम बताया, कंपनी बताई, मैं यहाँ से जी। हूँ। फिर उसने बोला कि आई वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्वेयर ऑन द बाइबल दैट यू वॉक्ड ऑन द मून। इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा। आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, ये बाइबल के सामने आप हाथ रख के बता दीजिए कि आप मतलब गए थे चंद्रमा पर। तो देखते हैं नील आर्मस्ट्रांग ऐसा करता है कि नहीं करता है। Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? तो ये रिपोर्टर बोल रहा है कि आप अपना लेफ्ट हैंड बाइबल पर क्या रख सकते हैं और भगवान की कसम खा सकते हैं, गॉड की कसम खा सकते हैं कि आप मतलब चंद्रमा पर गए थे। तो देखते हैं नील आर्मस्ट्रांग क्या करता है। Mr. Seibel? Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the... देखिए ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये इसका हाथ ये इसे हटाने की कोशिश कर रहा है कि भाई पीछे हट जा। देख सकते हैं आप, ये इसका सहयोगी है, बिल्कुल ऐसे पीछे हट जा। और ये आनाकानी कर रहा है, आप देख सकते हैं ये मतलब हाथ रख नहीं रहा। Bible. Swear to God you walked on the moon. Mr. Seibel, knowing you, that's probably a fake Bible. तो नील आर्मस्ट्रांग बोलता है कि भाई ये एक फेक बाइबल हो सकती है, इसलिए मैं इसका हाथ नहीं रखूंगा। नील आर्मस्ट्रांग ने कितनी चालाकी से मतलब हाथ रखने से मना कर दिया कि ये फेक बाइबल हो सकती है, इसलिए मैं इस पे हाथ नहीं रखूंगा। भाई तुझे क्या करना, फेक बाइबल हो चाहे चलो, वो तो मतलब रियल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं ना। भाई जैसे आप कोर्ट में भी जाते हो तो जब जज पूछता है कि गीता पे कसम आप रखिए और कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, है ना। तो कोई व्यक्ति ये तो नहीं बोलता कि ये फेक हो सकती है गीता, वो तो आप ऐसा मान के चलते हैं कि जो दिया गया है वो रियल है। तो आपको आप आनाकानी कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपको कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में हिस्सा थे और आपने ये कैसे चल दिया इधर, मतलब इसने रखा नहीं और वहां से भागने की कोशिश कर रहा है और इसका जो सहयोगी है उसे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। Surreal Bible. You have the opportunity to have $5,000. ये दोबारा से ऐसे पकड़ लेता है, ये रिपोर्टर से दोबारा से पकड़ लेता है, उससे बोलता है $5,000 मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ हाथ रख के कसम खानी है। Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? वो आप देख सकते हैं वो आनाकानी कर रहा है, उसने साफ-साफ मतलब कोई प्रयास करता है, कुछ करता है, उसने रखने से मना कर दिया हाथ उस पे बाइबल के ऊपर। तो ये तो सब नील आर्मस्ट्रांग के बोले जाते थे, इनके जूते के निशान नहीं मिल रहे और इन्होंने बाइबल पे हाथ रखने से भी मना कर दिया। अब मैं आपको ऐसे एक दूसरा महारथी का नाम दिखाता हूँ। ये भाई साहब हैं हमारे डॉन पेटिट। अच्छा। Go to the moon in a nanosecond. The problem. ये डॉन पेटिट साहब हैं, नासा में एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। नासा में एस्ट्रोनॉट हैं और जब इनसे पूछा गया कि भाई अपोलो मिशन खत्म हो गए 1970 के दशक में, उसके बाद से आप चंद्रमा पर क्यों नहीं गए? 50 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, 50-55 साल से ऊपर होने जाने हैं, आप जब से चंद्रमा पर क्यों नहीं गए? तब तो आप धड़ल्ले से जाते थे चंद्रमा पे। तो जब ये प्रश्न डॉन पेटिट से पूछा गया तो देखिए डॉन पेटिट उसका क्या उत्तर देता है। उसके बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा, हालांकि जिनको अंग्रेजी समझ में आती है उनको इसका उत्तर आसानी से समझ में आ जाएगा। I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Destroyed that technology. हमने मतलब चंद्रमा पर जा सकते हैं, नैनो सेकंड का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, एक नैनो सेकंड का काम है चंद्रमा पर जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो डेस्ट्रॉय हो चुकी है, उस पर जाने की जो हमारी टेक्नोलॉजी है पर वो डेस्ट्रॉय हो चुकी है। अब बताइए आप, मतलब वो टेक्नोलॉजी कभी डेस्ट्रॉय होती होगी? ये तो ऐसी बात हो गई कि मोबाइल फोन बना लिया, फिर साहब हम मोबाइल फोन बनाने की टेक्नोलॉजी डेस्ट्रॉय हो गई समहाउ। तो ऐसा इसने एक स्टेटमेंट दिया था, डॉन पेटिट इसका नाम है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियली जो है आप कोई भी वेरीफाई कर सकता है इन सब चीजों को, ठीक है। तो हम आते हैं उस दूसरे व्यक्ति की तरफ जिसका नाम था बज एल्ड्रिन, जो कि मैंने आपको बताया था अपोलो मिशन में दूसरे नंबर का जो आदमी था बज एल्ड्रिन। उसने तो साहब खुलेआम एक्सेप्ट किया है कि हम चंद्रमा पर नहीं गए थे, खुलेआम ऑन वीडियो एक्सेप्ट करा है उसने, बज एल्ड्रिन ने। तो एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ सबसे पहले, ये देखिए।
I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्टर है ये पूछता है कि मुझे याद है कि जब आप मून लैंडिंग कर रहे थे तो मेरे पेरेंट ने मुझे मतलब जगाया और बोला कि देखो टेलीविजन पे आ रहा है ये कि मून लैंडिंग हो रही है, मून लैंडिंग हो रही है। तो ये बज़ एल्ड्रिन बोलता है कि भाई नो इट ये कभी हुआ ही नहीं, और तुमने एनिमेशन देखे थे। एनिमेशन मतलब कार्टून्स, तुमने कार्टून देखे थे, यू वॉच एनिमेशंस। हाँ, तो साफ साफ बोला है। और 2 बार मैंने वीडियो चलाया भी, तो दर्शक सुन सकते हैं टैग करके भी। उसके बाद साफ साफ बोला है सब कार्टून था, कार्टून देखे थे तुमने, साफ साफ इसने बोला। दूसरा यही बज़ एल्ड्रिन जब एक बार जाता है ऑक्सफोर्ड, तो इससे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया, तो मतलब मैं उसे ऑक्सफोर्ड बोलता हूँ, हालांकि उसका नाम ऑक्सफोर्ड है। तो जब इस समारोह में गया था बज़ एल्ड्रिन, तो उसमें एक ने पूछा, दर्शकों में से एक ने पूछा कि भाई आप चंद्रमा पर गए थे, वो मैं आपको पूरा क्लिप दिखाऊंगा बाकायदा। आप चंद्रमा पर गए थे तो उसका वो जो जर्नी थी आपकी, वो जो यात्रा थी, उसका सबसे स्कैरिएस्ट पार्ट कौन सा था, सबसे डरावना पार्ट हिस्सा कौन सा था? तो देखिए बज़ एल्ड्रिन इसका क्या जवाब देता है। What was the scariest moment of the journey? Scariest? It didn't happen. It could have been scary. Circuit breaker. The circuit breaker in the phone? Oh, I'm glad somebody helps me. What was the scariest moment of the journey? Scariest? It didn't happen. It could have been scary. Circuit breaker. हाँ, तो ये बोल रहा है कि it didn't happen, ये हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, it didn't happen, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, it could have been scary, ये स्कैरी हो सकता था अगर ऐसा कुछ होता। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति बोलता है ऑडियंस में से, सर्किट ब्रेकर I'm glad somebody helps me. तो वो बोलता है, बज़ एल्ड्रिन बोलता है कि आई एम ग्लैड समबडी हेल्प्स मी। कहने का मतलब ये है कि उनके मतलब जो लोग बैठे रहते हैं, एजेंट्स वगैरह, यानी कि जो सहयोगी बैठे रहते हैं, तो वो मतलब हिंट देने की कोशिश करता है कि भाई ये तू मत बोल। तो उसका कोड वर्ड में वो एक सेंटेंस बोलता है, सर्किट ब्रेकर इन द पैंट्स। तो फिर बज़ एल्ड्रिन बोलता है आई एम ग्लैड समबडी हेल्प्स मी, मैं मतलब शुक्रगुजार हूं कि किसी ने मेरी मदद करी, मतलब मुझे याद दिला दिया। तो ये आप देख सकते हैं बज़ एल्ड्रिन ने दो वीडियो तो मैं आपको दिखा चुका हूं बज़ एल्ड्रिन के, ठीक है। एक में तो बोल रहा था कि एनिमेशन से, दूसरे में बोल रहा है कि इट डिडंट हैपन। तीसरा वीडियो दिखा रहा हूं, तीसरा सबूत दिखा रहा हूं बज़ एल्ड्रिन का ही। ये देखिए तीसरा वीडियो बज़ एल्ड्रिन। Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Has nobody been to the moon? ये बच्ची पूछ रही है, has nobody went on the moon? जी, ठीक है। Why has nobody been to the moon in such a long time? In such a long time, यानी कि इतने लंबे समय से चंद्रमा पर कोई क्यों नहीं गया है? तो देखते हैं बज़ एल्ड्रिन इसका क्या उत्तर देता है। That's not an 8-year-old's question. तो बज़ एल्ड्रिन बोलता है ये कोई 8 साल के बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है, ये कोई 8 साल के बच्चे का सवाल तो नहीं है। That's my question.
बज़ एल्ड्रिन बोला है ये मेरा सवाल है, ये 8 साल के बच्चे का सवाल नहीं, मेरा सवाल है। अब नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से क्या बोलता है। I want to know, but I think I know. ये बोलता है मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आई थिंक आई नो, लेकिन मुझे लगता है मैं जानता हूँ उस प्रश्न का उत्तर, मैं जानता हूँ उस प्रश्न का उत्तर, और फिर भी बताता है क्या उत्तर है। Because we didn't. Because we didn't, ये बोलता है because we didn't, क्योंकि हम गए ही नहीं थे। दोबारा से सुनिए जी। But I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it because we didn't go there and that's the way it happened, और इसी ऐसा ही हुआ था, मतलब हम नहीं गए थे, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं। didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So फिर अब ये कहानी बनाता है कि अब हमें जानना चाहिए, अगर नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे। So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why. अभी जलेबियां इसके बाद बनाना चालू कर देता है ना, लेकिन इसने एडमिट कर लिया कि हम नहीं गए थे, ये इसने पूरे में एडमिट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बज़ एल्ड्रिन के 3 वीडियो दिखाए और नील आर्मस्ट्रांग का भी मैंने आपको दिखाया जी। तो जाहिर सी बात है कि भाई अच्छा, यहाँ पर मैं दर्शकों से एक बात और बता देता हूँ, ये जो जितनी भी क्लिप चाणक्य जी ने दिखाई हैं, अगर वो ढूंढने में आपको परेशानी हो या सुनने में, तो मैं टेलीग्राम चैनल में इन वीडियो को डाल करके उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्कशन में, ताकि आप इस वीडियो के बाद भी चेक कर सकते हैं। जी चाणक्य जी आगे कंटिन्यू कीजिए। जी तो आप देख सकते हैं कि अपोलो मिशन के जो 2 लोग हैं, दोनों के मतलब एक के तो भर के वीडियो भरे पड़े हैं, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम चंद्रमा पर नहीं गए थे। हालांकि नासा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं, वो जश्न मनाते हैं कि चंद्रमा पर इंसान पहुंच चुका है, जबकि जो एस्ट्रोनॉट है उसने खुद कैमरा ऑन कैमरा ये चीज एक्सेप्ट करी है। और दूसरे का नील आर्मस्ट्रांग से जो कसम वो आप सब देख चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक मून लैंडिंग की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, यानी कि आपको ये जब इन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा के ऊपर, तो बहुत ही फेमस लाइन है। अच्छा, 1 small step of the man and 1 giant leap for the mankind। तो ये एक लाइन हुई थी, और मतलब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ कि जब चंद्रमा पर पहला कदम इंसान ने रखा था, तो वो जो फुटेज टेलीविजन पे उस टाइम दिखाई गई थी, हालांकि नासा ने उस टाइम टेलीविजन को दिखाया था, लेकिन उसके बाद बीच में उसे हटा दिया था, वो मतलब डिलीट कर दी थी वीडियो। लेकिन उसके बाद 2009 में उसने रीपब्लिश करी थी वो वीडियो। तो पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो चंद्रमा पर पहला कदम रख रहे हैं। बहुत ही मतलब धुंधला वीडियो 1970 के दशक का, तो उसमें आपको कोई ढंग से नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसा है मैं आपको भी दिखा दूंगा। लेकिन उसके जस्ट बाद में आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि विकीलीक्स नामक एक संस्था है, विकिपीडिया आप जानते हैं, तो विकीलीक्स नामक एक संस्था है जिसने एक उनकी शॉट लीक कर दिया। यानी कि जब वो मून लैंडिंग की शूटिंग कर रहे थे, तो वो शूटिंग की क्लिप उन्होंने लीक कर दी। जैसे किसी फिल्म की हम शूटिंग करते हैं तो टेक गड़बड़ हो जाता है ना, तो दोबारा से टेक लेना पड़ता है। तो जब टेक गड़बड़ हो गया इसका, यानी चंद्रमा पर पहला कदम रख रहे थे, वो टेक जब गड़बड़ हो गया, तो वो गड़बड़ वाला वीडियो भी शेयर करा, मतलब वो लीक हो गया। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दिखाऊंगा कि जो ये मतलब दिखाते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि ये जो जानकारी चाणक्य जी एविडेंस के साथ बता रहे हैं, अब विश्वास करना नहीं करना वो एक आपका निजी फैसला रहेगा, लेकिन ये जो जानकारी है वो बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आप शेयर जरूर कर दें इस वीडियो में जो बारीकी जानकारियां चाणक्य जी दे रहे हैं। जी, तो ये तो ऑफिशियल वीडियो में सबसे पहले चला रहा हूँ कि इन्होंने जो दिखाया था जब ये चंद्रमा पर पहला कदम, ये ऑफिशियल वीडियो क्या दिखाया था, ज्यादा लंबा नहीं है, मैंने एंड पार्ट दिखाया। Get back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. तो ये तो था ऑफिशियल वीडियो, 1 small step
मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब जैसा आपको सभी पता है कि जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो डायलॉग तो वो ही रहते हैं। भाई मान के चलो एक टेक खराब हो गया तो अगले टेक तो सेम ही डायलॉग बोला जाएगा ना। तो अब वो डायलॉग तो अब मैं आपको वो वाली फुटेज दिखाने वाला हूँ कि जो कि विकीलीक्स ने इनकी लीक कर दी थी जब ये मतलब इनका टेक खराब हो गया था। पहला कदम रख रहे थे। I'm going to step off the left now. It's one small step for man, one giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. Sorry, Mr. Corsi. देखा इसमें आपने देखा होगा एक ऊपर से कुछ चीज गिर जाती है उसके ऊपर और उसके बाद क्रू के मेंबर्स आके आते हैं फिर इसे एस्ट्रोनॉट को ऊपर चढ़ाते हैं। दोबारा से मैं चला देता हूँ 10 मिनट। जी जी वीडियो है लास्ट ये देखिए डायलॉग सेम ही है। It's one small step for man, one giant leap. जी जी शूटिंग के दौरान और अब देखना बाकी के जो क्रू मेंबर्स हैं जो साइड आसपास थे वो कैसे So, I guess you want to do it again. Okay. देख सकते हैं कि सब क्रू मेंबर साइड से दर-दर से भाग के आ रहे हैं और वो पीछे से बैकग्राउंड में डायरेक्टर बोल रहा है आई कांट सी वी विल डू इट अगेन। मतलब हम दोबारा से इसको करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो क्रू मेंबर्स आए हैं बाकी यही सब तो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ाएंगे दोबारा से। तो ये है इनकी असली औकात आप समझ सकते हैं। जी ये है इनकी असली हकीकत। बिल्कुल। और अच्छा चाणक्य जी ये जी ठीक है आप दिखाइए। और अभी जो क्लिप और कंटिन्यू दिखानी है कुछ और आपको भी? हाँ इसी से मिलती जुलती एक क्लिप और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाँ पहले वो दिखा दीजिए जी। ठीक है। ये अपोलो 11 की नहीं है ये बाद की है लेकिन ये बाद में लीक हो गई थी। तो ये कैसे मून लैंडिंग की शूटिंग करते हैं तो उसकी आजकल के ग्रीन स्क्रीन के युग में आपको पता ही है कि ये सब करना कोई बड़ी बात है नहीं। जी बिल्कुल। तो ये इससे संबंधित क्लिप थी। इसके आगे भी हम कुछ चर्चा करेंगे उससे पहले बताइए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए आपने एक के बाद इतनी सारी क्लिप और उनको पॉइंट आउट करके एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बताना चाह रहे हैं और ये सब एविडेंस लगभग सभी ये कह रहे हैं कि जितने भी मिशन है खाली हम चंद्रयान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर स्पेस से संबंधित जितने भी स्पेस मिशन अब तक चाहे वो अमेरिका ने लॉन्च किए हैं या जो इंडिया ने किए हैं रूस ने किए हैं सब वो फेक हैं। स्टूडियो में वीडियो बना करके फेक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। ये सब आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन ये अगर 1 मिनट के लिए सच मान लेते हैं इन एविडेंस के माध्यम से तो ये बात इतनी ज्यादा कानों को मतलब चुभती है कि पचाना सच में ही असंभव है क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कोई ये छोटा मोटा खेल तो है नहीं। इतने सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिलियंस एंड मिलियंस इन पर पैसा खर्च करने के बाद ये आखिरकार ऐसे अगर ये फेक वीडियोस वगैरह वायरल हो भी रहे हैं स्पेस मिशन जैसी कोई चीज नहीं होती तब आखिरकार इनका उद्देश्य क्या है जो इतने सारे पैसे खर्च करके हर एक देश ना कि सिर्फ भारत ज्यादातर चाइना हो रूस हो अमेरिका हो ये सब लोग फिर ये कर क्यों रहे हैं? इनको फायदा क्या है? अगर जनता बेवकूफ बन भी रही है तो जनता की बेवकूफी से इनको क्या लाभ हो रहा है जो इतने बड़े स्तर पर मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? जी जी
लाभ ऐसा है कि एक तो इस फ्रॉड में जो भी इंडिविजुअल संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, चाहे इसरो है, चाहे दूसरी चीजें हैं, मतलब ये फ्रॉड जो है ये आपस में लिंक्ड है पूरा। यानी कि जिसने ये फ्रॉड का जो निर्माता है वो बहुत ही मतलब जो लोग हैं, आप सभी को पता है, मतलब जो लोग कंट्रोल करते हैं, जिन्हें विश्व के शासक बोला जाता है, उसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये वहां से ही टोटली कंट्रोल्ड है। अब यानी कि एजुकेशन सिस्टम भी इसका पार्ट है, स्कूल कॉलेज भी इसके हिस्सा है, और ये आपका ये सेट मतलब इसरो भी इसका हिस्सा है। मतलब टोटल सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, मतलब जैसे कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल संस्था इन्वॉल्व है उनके अपने अपने बेनिफिट्स दे दिए गए हैं। जैसे मान के चलेंगे जो इसरो में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं बड़े स्तर के, जो छोटे मोटे वैज्ञानिक है उन्हें तो नहीं पता रहता, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे आगे। लेकिन जो बड़े जो टॉप के जैसे इसरो का चीफ हुआ या इस टाइप के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें सब पता रहता है, ठीक है। तो उन्हें मतलब पैसे का लालच दे दिया जाता है, आप समझ सकते हैं, मतलब पैसा ऐसा खिला के। और किसी को जैसे कि डायरेक्टली नहीं बताया जाता, मतलब कोशिश ये करी जाती है कि डायरेक्टली ना बताई जाए। मतलब कैसे, जैसे मान के चलें स्कूल का फ्रॉड जारी रखना है, तो टीचरों की जो प्रोफेसर है उनकी सैलरी अच्छी खासी रख दो, तो मतलब ऑटोमेटिकली, और उन्हें बता दिया जाए सिलेबस वगैरह ये पढ़ाना है आपको, तो ऑटोमेटिकली उसमें चलते रहेंगे, उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन जो टॉप के लोग हैं उन्हें बताना पड़ता है, तो कुछ चुनिंदा लोगों को बताना पड़ता है, बाकी ज्यादातर लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो जो इंडिविजुअल संस्था है, चाहे इसरो हुए चाहे स्कूल कॉलेज हुए, ये तो अपने अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने अपने फायदे के लिए। इन्हें तो हो सकता है पता ही ना हो कि क्या फ्रॉड है, तो मजबूरी में पैसे के लिए करते हैं। लेकिन जो असली षड्यंत्रकारी है वो ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं इंडिविजुअल लोग, उनका एजेंडा ये है कि लोग अपना टाइम वेस्ट करें टोटल, मतलब अपना जो पहली चीज, उनके बहुत सारे एजेंडा है, मतलब कोई एक चीज नहीं है। तो एक उनका ये है कि भाई जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में अगर बिना सिर पैर की बातें पढ़ाओ लंबे समय तक, और बच्चा उसे अगर स्वीकार करने लग जाए, तो यानी कि कल को आप एक नई ऐसी कहानी बनाओगे तो बच्चा उसे भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उसका अभ्यास है बिना सिर पैर की बातों को स्वीकार करने का, या अपने अभ्यास स्कूल और कॉलेज के माध्यम से डेवलप कर दिया उसके अंदर। तो ये तो उनकी वो था प्रोसीजर। बाकी उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि मतलब लोगों का टाइम वेस्ट कराना, लोगों को भ्रम में रखना, मतलब ये एक पूरा उनका षड्यंत्र रहता है, उन्हें गुलाम बनाए रखना। उन्हें कुछ भी बताओ मत, मतलब ये मत बताओ टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी, जो मतलब जिससे टेक्नोलॉजी निर्मित होती है। जैसे बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, साहब अगर आप साइंस को नहीं मानते तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उन सभी के लिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी बिल्ट होती है वो रियल साइंस के बेसिस पे होती है। यानी कि टेक्नोलॉजी जिस विज्ञान के आधार पर निर्मित की जाती है, वो जो रियल साइंस है वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। और जो ये फेक साइंस पढ़ाई जाती है, इसके आधार पर कोई टेक्नोलॉजी निर्मित नहीं कर सकता। इन बच्चे को पीएचडी पढ़ा दो आप, वो एक पंखा भी नहीं बना सकता। पंखा मतलब उसके सारे पार्ट्स खुद बना के नहीं बना सकता पीएचडी करके। जो टेक्नोलॉजी है इसकी अलग रियल साइंस होती है, वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। तो गुलाम बनाए रखना, इंसान अपनी जो आम जनता है वो टेक्नोलॉजी खुद से निर्मित ना कर सके, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मतलब उसके हाथ में कुछ पावर ना आए, रियल नॉलेज ना पता लगे, टाइम वेस्ट करता रहे, अच्छा गुलाम बने। अच्छा गुलाम बनेगा तो फिर जब वो नौकरी कर रहा होगा तो अपने बॉस से सवाल नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसे ही तो चाहिए, सवाल जवाब करने वाले लोग चाहिए नहीं उन्हें। तो ये पूरा एक इनका इस प्रकार से षड्यंत्र है। बाकी कैसे मान के चले, जो हमारी अभी आई है, आपको पता ही है ये सब, वो भी कौन आदमी एक्सेप्ट करेगा, जिससे मतलब जो कि बातों को एक्सेप्ट करने का जब अभ्यास ही हो, वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा इन चीजों को। या फिर मानता हूँ कि डॉक्टर और साइंटिस्ट बहुत बड़े लोग होते हैं, या उनको कुछ करा होगा इस टाइप का जो। अच्छा चाणक्य जी, देखिए अभी जो आप बता रहे हैं ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल है, लेकिन अब जैसे जो वैज्ञानिक क्षेत्र माना जाता है ये देशभक्ति से बड़ा जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर भारत की बात करें खासकर, तो हमारे देश की आर्मी और हमारे देश के वैज्ञानिक ये इस क्षेत्र में जाते ही इसलिए क्योंकि इनके अंदर बड़ा देशभक्ति का जज्बा होता है। अब ऐसे देशभक्त वैज्ञानिकों को यदि आपको लगता है कि सारे वैज्ञानिक केवल पैसे की लालच में आकर के, अगर ये सच में षड्यंत्र है और उनको पता चले तो केवल पैसे के लालच में आकर के देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, या देश की से ये देश की जनता से ये चीज छुपा सकते हैं। आखिरकार अगर ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, जो कि आप चूंकि इस टीम के हिस्सा नहीं है फिर भी आपने इतनी सारी चीजें खोज निकाली, अब जो साइंटिस्ट उसमें पहले से ही काम कर रहे हैं तो उनसे तो ये चीज छुप ही नहीं सकती। क्या कारण हो सकता है फिर ऐसा? सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो देशभक्ति शायद उससे बहुत ऊपर होती है। क्यों कोई वैज्ञानिक आकर के ये जो सच्चाई जो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों वो नहीं कर पाए आज तक?
जी सुमित जी, तो इसमें दो बातें हैं। पहली एक जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई का पता लगाना चाहे तो वो निश्चित ही लगा सकता है। जब मैं मतलब इसरो में दाखिल हुए बिना ही लगा सकता हूँ घर पे बैठे-बैठे इंटरनेट पे रिसर्च करके, तो जो वैज्ञानिक है वो तो और आसानी से लगा सकता है ग्रहण के बारे में जानकारी। तो इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि इन जगहों पर होता है कॉम्पार्टमेंटाइजेशन, क्या कहते हैं उसे, मतलब अलग-अलग जो होता है, जैसे किसी को कुछ काम दे दिया, किसी को कुछ काम दे दिया, अलग-अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं सबको, अलग-अलग डिपार्टमेंट दे दिए और उनका आपस में लिंक नहीं कराया। जैसे कि कुछ चीजें हैं वो ये लोग जयपुर से बनवाते हैं, कुछ चीजें हैं जो कि मतलब यहाँ से बनवा रहे हैं, किसी को ये काम दे दिया अलग और उनका आपस में लिंक नहीं कराया गया। उन्हें अपने इंडिविजुअल, तुम्हें भाई डाटा एनालाइज करना है, तुम्हें इतना करना है, तो ये सारी चीजें। उसमें बात ये होती है कि कुछ लोग जो कुछ ऐसे जो कर्मचारी हैं जिनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पैसे से मतलब है, वो तो करते रहते हैं काम। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि मतलब जिन्हें पता लग चुका है, जो देख रहे हैं खेल, इनके समझ में भी आ चुका है, लेकिन वैज्ञानिक हैं जिनके समझ में भी आ चुका है, मान के चलो उन्हें इसको में जाने से पहले तो नहीं पता था, लेकिन वहां जाने के बाद हकीकत पता लगी, तो फिर वो लोग उन्हें उड़वा देते हैं, उनको गायब करवा देते हैं। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं आपको बाकायदा एविडेंस दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको इस चीज का एविडेंस दिखा देता हूँ कि गायब कराते हैं कि नहीं कराते, इसका भी एविडेंस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो साहब ये द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं हाउ डेटा साइंटिफिक टैलेंट लाइक विक्रम साराभाई देसाई मीट अननेचुरल डेथ, यानी कि विक्रम साराभाई जो थे, जिनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्रामिंग बोला जाता है, वो अपने एक होटल रूम में मृत पाए गए और कोई भी मतलब इलनेस वगैरह नहीं थी, उन्हें कोई ऐसा इलनेस वगैरह के चिन्ह नहीं थे, लेकिन वो मृत पाए गए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि साहब वो होटल के रूम में मृत कैसे पाए गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अगला आर्टिकल आप देख सकते हैं द वीक, ये आर्टिकल है 2010 का, जुलाई 18 2010 का ये आर्टिकल है फ्रॉम व्हेन सेवरल इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डाइड मिस्टीरियसली। बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं ये मतलब रहस्यमयी मौत को प्राप्त होते हैं। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आती है, ये मतलब एक बार भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है वो ये सब नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाया, क्योंकि फिर प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि कहाँ इस लोग साइंटिस्ट कहाँ पे गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ये मिस्टीरियस मौत को पाए जाते हैं। ये एनडीटीवी का आर्टिकल है अक्टूबर 8 2015 का, इसका हेडिंग आप पढ़ सकते हैं 11 इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डाइड अननेचुरल डेथ इन 4 साल। यानी ये तो गवर्नमेंट बोल रही है, यानी कि तो खुद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा है कि पिछले 4 सालों में 11 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने अप्राकृतिक मौत, प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक मौत, मतलब जिसका मतलब संदेह हो। एक तो होती है प्राकृतिक मौत, आदमी बूढ़ा हो गया मर गया बीमारी से, ये अलग चीज है। अप्राकृतिक मौत का मतलब ये है कि अच्छा खासा था और होटल के रूम में मरा पाया, कोई कहीं था, कोई अपनी गाड़ी में मरा पाया, कोई गायब पाया, इस प्रकार की जो कोई नदी में डूबा हुआ मिला, इस प्रकार की जो अननेचुरल जो डेथ्स हैं, समझिए वो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अगला आर्टिकल आप देख सकते हैं सत्याग्रह का, इसरो शांत है ऑन 684 स्टाफ। अभी देखिए आंकड़ा कितना बड़ा है यार, 4-6 आदमियों की बात नहीं हो रही है, कितना बड़ा आंकड़ा है, 684 स्टाफ, जिसमें से कि 197 सुसाइड्स आपको दिख रहे होंगे एंड 17 मतलब 1733 डेथ्स, 1733 डेथ्स एट इंडिया न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पिछले 15 साल में, पिछले 15 सालों में। अभी देखिए कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, कितना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये कभी मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाया जाता। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो लोग बिल्कुल बहुत ही शानदार। अच्छा, इस खबर के बाद मेरे मन में अब आपके बारे में आ रहा है, चूंकि आप भी अगर इस तरह से लगातार एक्सपोज इनको करते जाएंगे और आपके जैसे और भी कोई भी लोग
जब इनका हथियार यही है कि बिल्कुल उसको उठा ही देना है, जो इनके राज से पर्दा उठाएगा उसको ये उठा देंगे। क्या आपको खतरा लगता है कि आपको स्वयं भी इस तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं? और इसी के साथ जवाब देने के साथ ही एक प्रश्न तो यही हो गया, क्या सच में आप चाणक्य तिवारी जी को लगता है कि उनको भी एक दिन उठा लिया जाएगा? दूसरा, अगर इतना बड़ा ये षड्यंत्र है और इतनी बड़े इनके पास ताकत है, क्या समाधान है इन सबके बीच कि ये सच्चाई विश्व भर की जनता जाग जाए? क्योंकि अब ये चंद्रयान 3 ने ये तो एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भारत की शायद 0.1% भी जनता इस बात को लेकर के अवेयर नहीं है, जो आपने भी जानकारियां बताई हैं, क्योंकि 99.9 से भी आगे जितने भी लोग थे सब ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जश्न मनाया। तो इसका मतलब सब लोग वही मानते हैं जो अभी तक इसरो या नासा बताता है। क्या कोई सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है फ्यूचर में कि ये जो सच्चाई आप बता रहे हैं ये पूरी दुनिया भर नहीं, एटलीस्ट कम से कम भारत की हर जनता तक तो पहुंची जाए? तो पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ कि मुझे मतलब इनसे कोई खतरा महसूस होता है नहीं होता। तो इसमें यह है कि खतरा तो निश्चित ही है ही, मतलब आपको कभी भी मरवा दिया जा सकता है जब इनके इतने सबूत मौजूद हैं, और उठा भी जा सकता है। और ऐसे मेरे पास मतलब हिंट भी आती है, मतलब ऐसा मतलब हिंट भी आती है, जैसे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, अनजान नाम से कॉल आता है, अनजान जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर रहते हो, ठीक है, इस प्रकार की जानकारियां निकालने की कोशिश करते हैं। या कोई वैज्ञानिक है अपने आप को बताता है कि मैं वैज्ञानिक हूँ इसरो का, और फिर वो मेरे से बातचीत करता है, बातचीत बढ़ाता है, उसके बाद फिर वो मेरे से बोलता है कि मैं आपको फंड करूंगा आपको, और आप ये एस्टेब्लिश करना। अब जाहिर सी बात है अगर वो फंड करेगा तो सारी डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ेगी। कहीं पर आपको एक्सपेरिमेंट आप करने जाओगे ट्रेन की टिकट से लेके सारी चीजें उससे शेयर करोगे तो फिर निपटाना और आसान हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मतलब लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सब बिल्कुल सुपारी लेके आए थे, लेकिन ऐसी चीजें आभास हो रही हैं। मतलब तो ये सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी बात ये है कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड है तो ये एक्सपोज भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड चलता ही रहेगा, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए मतलब ये एक्सपोज करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और दूसरी क्या सॉल्यूशन है, इस प्रश्न का भी हम उत्तर देंगे आपको कि क्या सॉल्यूशन है। तो पहले जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अभी हो सकता है लोगों के मन में अभी से क्लियर नहीं हुआ होगा जी कि भाई मून लैंडिंग होती है नहीं होती है। तो हमने इस प्रश्न का तो जवाब दे दिया कि मून लैंडिंग नहीं हो सकती। मतलब मैंने आपको सबूत दे दिया कि पास्ट में जो मून लैंडिंग हुई है ये नहीं हो सकती है, मैंने आपको ये सारे एविडेंस दिए। मैं आपको अभी बाद में इस प्रश्न के उत्तर के बाद ऐसे सबूत दूंगा जो सिद्ध करते हैं कि मून लैंडिंग संभव है ही नहीं जी, फ्यूचर में मून लैंडिंग पॉसिबल है ही नहीं। उसका पक्का सबूत मैं आपको दूंगा इस प्रश्न के उत्तर के बाद, ठीक है समझ? तो ये आपने पूछा कि इसका क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन ये है, देखिए तो भारत के लोग मतलब ज्यादा मतलब उन्हें कम जानकारी है इस चीज के बारे में। अगर आप जाओगे विदेशों में मिलियन करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उन्हें पता है, करोड़ों की तादाद में लोगों को पता है। और जब करोड़ों की तादाद में लोगों को पता लगेगा तो कम से कम हजारों की तादाद में वो सोशल मीडिया पर भी बोलेंगे। तो इस प्रकार से वहां तो मतलब फैल रहा है ये चीज, इतना फैल रहा है कि मतलब कि वो लोग जब उस पर प्रश्न उठाते हैं तो नासा तक अपना डाटा बदल देता है, उस लेवल तक फैल चुका है वहां पे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी शुरुआत है, इंडिया के अंदर भारत के शुरुआत है। तो इसे हम आगे ले जाएंगे और धीरे धीरे करके जब ज्यादा लोग सामने आएंगे, ज्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा लोगों को पता लगेगा, तो ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर बात करेंगे। तो यही एक प्रोसीजर है, यही एक तरीका है। सोशल मीडिया ही एक यंत्र है, हथियार है हमारे पास इस युग का। बिल्कुल। अब इसमें भी रुकावटें तो देखिए चाणक्य जी फिर भी आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वो खुद भी अगर उनके कंट्रोल में है ये कहा जाए तो उसमें भी गलत नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि एक वायरस का भी खेल खेला गया, उसके नाम पर हमारी खुद की चैनल की बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी गई, इवन चैनल के चैनल भी उड़ा दिए गए। तो अब ये साधन भी बंद कर देंगे क्योंकि इनके पास तो ताकत ही अपार इतनी है। तो खैर जो भी आपका प्लान या आप जैसे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं दे रहे हैं उसके लिए फिलहाल प्रशंसा के पात्र तो हैं ही, बाकी का आगे देखा जाएगा। अभी कुछ दर्शकों के प्रश्न देखते हैं जो मैं ले लेता हूं, बाकी का फिर आगे की जो भी जानकारी आप करेंगे। एक दर्शक हैं वो पूछना चाह रहे थे कि अभी आपने जो भी वीडियोस वगैरह दिखाई थी और ये कई सारे लोगों ने प्रश्न पूछा बदल बदल करके, उनका कहना ये है
कि ये तो वो मानते हैं कि अमेरिका सच में अपने जो मिशन सक्सेसफुल दिखाता है ये उसकी फेक वीडियो होती हैं, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए दिखाता है। तो अमेरिका की जितनी वीडियो वगैरह है वो सच में फेक है, लेकिन भारत ने जो लैंडिंग की है ये सच है, इसको आप मत नकारिए। अमेरिका की जो सच्चाई आपने बताई है, जो भी क्लिप वगैरह दिखाई है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन भारत में का जो मिशन है वो सच में बता रहे हैं कि नहीं, आप इसको वो मतलब थोड़ा राष्ट्र विरोधी भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भारत के होकर के आप भारत का जो इतनी मेहनत की है साइंटिस्टों ने उसको गलत मत बताइए। क्या होगा आपका जवाब इसमें? जी, मेरा जवाब इस पर ये है कि आप खुद ही सोचिए, इसरो जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अमेरिका का गलत था लेकिन ये भारत का सही है। अब इसरो क्या बोलता है? अब जाहिर सी बात है कि इसरो की जानकारी लोगों से तो मतलब बेहतर होगी आमतौर से स्पेस के अंदर। इसरो तो उनको सच मानता है ना ऑफिशियली। इसरो तो ऑफिशियल रूप से जितने भी मिशन हुए हैं अपोलो के और जितने बताए जाते हैं वो उसको ऑफिशियली सच मानता है। आप सभी को पता है, जितने साइंटिस्ट हैं वो उससे सच मानते हैं। तो यानी कि आप तो अब जब मैंने आपको सबूत दिखा दिए तब आप उसे झूठ मान रहे हैं, उससे पहले आप भी सच्ची मानते थे ज्यादातर लोग। लेकिन जो इसरो के जो इसरो के वैज्ञानिक हैं ये सब तो उसे आप भी सच मानते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि भाई वो गलत था ये हमारा सही है, तो ऐसा नहीं है। अब दूसरी चीज, अगर आपको लिंक समझ में आएगा कि नासा कौन है, इसरो कौन है, बाकी स्पेस एजेंसियां क्या है, वो लिंक भी मैं हिस्ट्री में भी आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। बहरहाल मैं अभी आपको जब ये चीज बताऊंगा कि मून लैंडिंग पॉसिबल नहीं है, जी मून लैंडिंग पॉसिबल है ही नहीं, तब आपको समझ में आएगा कि कोई देश कर सकता ना ही आगे भविष्य में कोई कर सकता है। तो अब हम समझिए उसकी इसी की बात बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं बार कि अब चांद पर लैंडिंग क्यों नहीं हो सकती, इसी को आप समझाइए जरा सरल भाषा में। जी सुमित जी। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कुछ चीजें हैं। जी तो ये है साहब चंद्रमा का चित्र, ये है चंद्रमा का फोटो, ठीक है। अच्छा। और ये मतलब ये फोटो तो मतलब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब आजकल जैसे लोग कॉमन सेंस से काफी दूर हो गए हैं, वरना वो इस चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं या किसी के पास अगर कैमरा हो DSLR तो जूम करके देख सकते हैं, वरना ये चीज तो आंखों से भी दिख जाती है। लेकिन मैं बस लोगों को याद दिला रहा हूँ कभी कभी हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमारी आंखों से दिख रहा हो उस तथ्य को भी नहीं देख पाते। तो ये जो फोटो आपको नजर आ रहा है ये सबने देखा होगा चंद्रमा का। इस फोटो में आप जाहिर सी बात देख सकते हैं चंद्रमा वही कलर ले लेता है जो कि उसके बैकग्राउंड का कलर है। आप चंद्रमा के आर पार देख सकते हैं, ये भी अभी मैं प्रूव करूंगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं चंद्रमा वही कलर ले लेता है जो कि उसके बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। और मैं आपको अलग अलग बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ चीज को। तो मतलब आप खुद देख सकते हैं, छत पे जाओ अभी देख लो, तो अभी तो नहीं दिखेगा चंद्रमा, लेकिन शाम होगी तो दिखना चालू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इन सभी चित्रों में आप आसानी से देख सकते हैं चंद्रमा वही कलर ले लेता है जो कि उसके बैकग्राउंड का कलर है। इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड से कलर का आर पार सा कलर, इसमें जो बैकग्राउंड था वही कलर ले, जो बैकग्राउंड था वही कलर ले लिया, ठीक है। इसमें जो बैकग्राउंड था वो कलर ले लिया, ठीक है। और इन सभी चित्रों में आप देख सकते हैं चंद्रमा वही कलर ले लेता है जो कि उसके बैकग्राउंड का कलर है। इससे सिद्ध होता है कि चंद्रमा कोई ऐसी सॉलिड पत्थर रॉक नहीं है, कोई ऐसी चट्टान नहीं है जो अंतरिक्ष में लटक रही है। चंद्रमा एक ट्रांसल्यूसेंट टाइप की एक चीज है। अब वो एग्जैक्टली किस मटेरियल की बनी है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वो पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है। वो वही कलर चंद्रमा जो बैकग्राउंड का कलर है, ये मैंने आपको इतने सारे फोटोज के माध्यम से दिखाया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे कि जैसे कि व्यक्ति ने DSLR कैमरा लिया और चंद्रमा पे जूम मारा और उसने चंद्रमा के आसपास को देख लिया। वो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ।
ये सब तारीख वगैरह सब मेंशन है, ठीक है, सब चीजें मेंशन। तो अभी इसने स्क्रीनशॉट खोल लिए हैं, यानी कि टेलीस्कोप से मतलब पिक्चर ली और वो पिक्चर जो है उसको खोल के अब ये जूम करके दिखाएगा कि तथाकथित जो चंद्रमा है इसके पीछे भी हमें स्टार्स नजर आएंगे। ये आप देखना जी। अब आप ये देखें थोड़ा सा जी, ये आप देख सकते हैं जूम करके दिखा रहा है चंद्रमा के पीछे स्टार्स, मतलब चंद्रमा के आर पार स्टार्स दिखा रहा है। ये स्टार दिखा रहा है, उसे जूम करके फोटो को दिखा रहा है, ये स्टार दिखा रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है, आप ये समझिए कि ये जो चंद्रमा का जो हमें कटा हुआ चंद्रमा दिख रहा है ना, इनके मुताबिक तो चट्टान है, सिर्फ दिख नहीं रही है, अंधेरे में है, मतलब यहाँ पर चट्टान है, ये पूरा सॉलिड है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा सॉलिड है, यानी कि इसके पीछे का तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। वो तो सॉलिड चट्टान है, उसके पीछे का तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब इसने व्यक्ति ने अपने टेलीस्कोप से ऐसे इसके फोटो खींचे तो उसने जूम करके आपको दिखा रहा है कि पीछे स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए 2 स्टार्स और ये रहे, ये स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जूम करके आपको दिखा रहा है जी। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये रहा, बहुत सारे जी। अब ये बात हमारे लिए डाइजेस्ट करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया चंद्रमा पारदर्शी है, वो वही कलर ले लेता है जो कि बैकग्राउंड का कलर जी। ये आप देख सकते हैं, भर के खूब सारे दिए हैं, जिन लोगों को वीडियो और पूरा देखना है अच्छे से, उनके लिए हम टेलीग्राम पे उपलब्ध भी कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया कि इसे भी आर पार देखा जा सकता है चंद्रमा से। अब 2 चीजें हमारे सामने आ गई, 2 तथ्य मैंने आपको सिद्ध कर दिए। पहला तथ्य मैंने आपको सिद्ध कर दिया कि चंद्रमा ट्रांसल्यूसेंट है, पारदर्शी है। अब सीधी सी बात है, वो चट्टान नहीं रही, अब कोई चीज चट्टान नहीं है, पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है, तो उस पर आप लैंड कैसे कर जाओगे भाई जी? कोई पारदर्शी वस्तु के ऊपर आप लैंड कैसे कर जाओगे? और वो भी उस जगह से वो अपना शेप भी बदल लेता है, वहां से आर पार दिख रहा है, उसके ऊपर कैसे आप लैंड कर जाओगे? पॉसिबल है ही नहीं, चंद्रमा के ऊपर लैंड करना पॉसिबल है ही नहीं। इन 2 तथ्यों से बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। और भी भर के मतलब इलॉजिकल फैलेसीज हैं, वो मैं आपको गिना देता हूँ क्या इलॉजिकल फैलेसीज हैं इस चीज के संबंध में। अच्छा, एक चीज ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चित्र आपके सामने है जी। ये चित्र, जो 3 चित्र आपको नजर आ रहे हैं, एक मिनट, मेरी स्क्रीन शायद शेयर नहीं है। हाँ, इसकी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी, ये आपको फोटो नजर आ रहे होंगे। तो इसमें ये जो फोटो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाला, ये नासा के ऑफिशियल फोटो हैं। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ये फोटो मिल जाएंगे बोले तो। इसमें देख सकते हैं चंद्रमा काला सा नजर आ रहा है, ठीक है। और रियलिटी में हम देखते हैं चंद्रमा असल में ऐसा है, क्योंकि ग्लो करता है, इतना चमकदार। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, जितने भी आपने देखे होंगे मून लैंडिंग के वीडियोस, उसमें आप देखेंगे चंद्रमा है दिखाई जाती है, वो ऐसी दिखाई जाती है बिल्कुल काली मिट्टी की तरह। ये राइट में आपको चित्र नजर आ रहा होगा, तो ये जो मून लैंडिंग की दिखाते वीडियो सब, इसमें चंद्रमा ऐसा दिखाते हैं बिल्कुल आप ग्लो ही नहीं है, बिल्कुल चमक ही नहीं रहा। और जबकि इतनी दूर से हम जब देखते हैं पृथ्वी पर खड़े होकर, तो चंद्रमा हमें ऐसा नजर आता है बिल्कुल चमकता हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप किसी चमकती हुई वस्तु से दूर जाएंगे तो उसकी जो मतलब चमकने की जो वो है इंटेंसिटी, वो कम होगी या ज्यादा होगी? जैसे कोई लाइट चल रही है जी, दूर जाएंगे तो कम होगी, कम होगी ना। अब अगर उसके पास जाओगे, यानी चंद्रमा के आप करीब जाओगे, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी, बढ़ेगी। मतलब जैसे किसी भी लाइट के पास आप जाओगे तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी। तो भैया
पृथ्वी पर खड़े होकर तो हमें इतना चमकदार दिख रहा है, लेकिन जब बिल्कुल उसके ऊपर पहुंच गए तो बिल्कुल नहीं चमक रहा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है काला रेत जैसा। इससे साफ साफ सिद्ध होता है, जबकि होना ऐसा चाहिए था, इससे भी 100-200 गुना ज्यादा चमकता हुआ दिखना चाहिए था। यहाँ तो बिल्कुल ही डल दिख रहा है। तो इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि ये सब स्टूडियो में शूट किया गया है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग बोलते हैं कि जो चंद्रमा है वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता तो वो हमें कुछ इस प्रकार का दिखता, यानी कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आप लोगे, फुटबॉल जैसी आकृति का कोई चीज लोगे, उसके ऊपर अगर आप कोई लाइट मारोगे तो ऐसे आपको धब्बे दिखेंगे इस टाइप के स्पॉट्स आपको दिखेंगे। चंद्रमा में ऐसा दिखता है, तो इससे भी इनका फ्रॉड उजागर हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको मतलब भर के सबूत पढ़े हैं, भर के, एक तो सबूत नहीं है। ये नासा का ऑफिशियल प्लूटो का फोटो है ये वाला। और ये आपको पता ही होगा, मिकी माउस आप बचपन में कार्टून देखते होंगे, तो वो वाला प्लूटो है। उन्होंने क्या करा, इसी के फेस को उस पे चिपका दिया। ये मतलब मजाक करते हैं लोगों के साथ, कभी देखते हैं कि इन्हें सबको सामने दिखा दोगे तो इनके कुछ समझ नहीं आएगा। इसे कहते हैं सच को सामने दिखा दो, आदमी अंधा होता है। इसी का एक और वीडियो भी है। ये इन्होंने न्यूज रिलीज की थी कि मरकरी पे एक क्रेटर पाया गया, जैसे चंद्रमा पे क्रेटर होते हैं तो ये लोग बोलते हैं मरकरी पे क्रेटर पाया गया था, इसकी शक्ल मिक्की माउस से मिल रही है। तो ये बार बार मिक्की माउस ये पता है क्यों दिखाते हैं? मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि ये मिक्की माउस का बार बार क्यों दिखाते हैं। उसका रीजन मैंने अपनी पुस्तक के अंदर भी लिखा हुआ। असल में क्या था कि ये जो इसरो का उस टाइम का डायरेक्टर था और डिज्नी का जो मालिक था, वॉल्ट डिज्नी, वो क्या थे, गहरे दोस्त थे। इस दोस्ती में छुपे हैं गहरे राज। अच्छा, मैं आपको जरा दिखा दूंगा। देखिए, ये है वॉल्ट डिज्नी। लेफ्ट में आपको जो इंसान नजर आ रहा है, ये है वॉल्ट डिज्नी का मालिक। और ये है वर्नर वॉन ब्राउन, उस समय का नासा का डायरेक्टर। अब आप ये बताइए कि दोनों इतने गहरे अच्छे दोस्त क्यों थे? भाई इनकी दोस्ती का राज क्या हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ। दोस्त इसलिए थे क्योंकि सबसे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर किसके पास होंगे? कार्टून बनाने वाली कंपनी के पास। सही बात है। वहीं से ये सप्लाई कर देता था नासा के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स, इसलिए ये गहरे दोस्त थे। तो ये क्या करता था, वॉल्ट डिज्नी, इनमें क्या डीलिंग थी आपस में इन दोनों में? वॉल्ट डिज्नी तो इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर सप्लाई कर देता था फेक कार्टून बनाने के लिए, फेक मतलब ऐसे कार्टून बनाने के लिए। और ये क्या करता था, नासा का डायरेक्टर मदद करता था वॉल्ट डिज्नी को स्पेस की मूवीज बनाने के लिए। उसे मतलब टेक्निकल जानकारी देनी होती थी। तो ये जो नासा का डायरेक्टर है, ये मतलब स्पेस की मूवीज बनाने के लिए इसकी मदद करता था वॉल्ट डिज्नी की। तो इनमें ये इस प्रकार की डीलिंग थी। और इस व्यक्ति का नाम था, आपको जो दिख रहा है, नासा का डायरेक्टर वर्नर वॉन ब्राउन। ठीक है, अब ये वर्नर वॉन ब्राउन के बारे में क्या था कि इसने पुस्तक लिखी थी साहब। इस पुस्तक का नाम था प्रोजेक्ट मार्स। और इसमें पुस्तक में यानी कि नोवेल लिखी थी इसने इतने सालों पहले। और इस पुस्तक के अंदर इसने एक एलोन नाम के आदमी का जिक्र किया है जो कि मार्स पर जाएगा। एक साइंस फिक्शन पुस्तक इसने लिखी थी पहले, तो उसमें एक ऐसे एलोन नाम के आदमी का जिक्र किया है जो कि मार्स पर जा रहा है। साइंस फिक्शन है। अब इतने कई मतलब कई दशकों बाद जो है एक एलोन नाम का व्यक्ति मार्स पर जाता है। तो वो इनका पहले से प्रोपेगेंडा सेट रहता है। 50 साल 100 साल की प्रोग्राम पहले से इन सभी की सेट रहती है। और ये जो व्यक्ति है ना, वर्नर वॉन ब्राउन, ये जब मरा था, हालांकि उसका भी चित्र मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन लोग देख सकते हैं। ये व्यक्ति जब मरा था, वर्नर वॉन ब्राउन, तो इसने अपनी कब्र के ऊपर एक बाइबल का वो लिखवाया था, कोट। यानी कि जैसे हमारे श्लोक होते हैं ना, तो श्लोक संख्या होती है, उसने ऐसे ही बाइबल की जो श्लोक संख्या है वो अपनी कब्र पर लिखवाई थी। और उस श्लोक संख्या को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें है द हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट्स। यानी कि उसमें फर्मामेंट का जिक्र है। फर्मामेंट यानी कि एक आकाश के ऊपर दीवार है जिसको तोड़ के आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, आउटर स्पेस में नहीं जा सकते। तो वो
अब एक जाहिर सी बात है, एक नासा का डायरेक्टर एक ऐसी अपनी कब्र पे एक ऐसी श्लोक क्यों लिखवाएगा जिसमें कि फर्मामेंट का जिक्र हो, जिसमें कि जो कि मतलब चपटी पृथ्वी वाले लोग मानते हैं फर्मामेंट, हम लोग बोलते हैं ना फर्मामेंट को था, तो एक नासा का डायरेक्टर अपनी कब्र पे ऐसा श्लोक क्यों आखिरकार लिखवाएगा? तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज थी, तो ये भी एक मजेदार पॉइंट था। बाकी तो भर भर के सबूत है, मतलब कोई कमी नहीं है, हजारों की तादाद में सबूत हैं, और भी अगर कुछ लोग बोलेंगे तो हम दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वैसे तो बहुत सारे एविडेंस या बहुत सारी चीजें आपने दिखा दी हैं, तो आई होप कि अगर पूरी वीडियो जिन जिन लोगों ने देखी है, तो अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर जो बातें चाणक्य जी ने बताई हैं वो मनगढ़ंत कहानियां या अफवाहें या अपनी कोई मिस इन्फॉर्मेशन लग रही हो, तब तो खैर आपको कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको 1% भी लगता है कि हाँ इनकी बातों में या इन्होंने जो ग्राफिक्स वगैरह दिखाए हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, तो हम ये नहीं कहते कि इनकी बात को भी आप आंख मूंद करके मान लीजिए। बस हाँ, इस वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि आप कम से कम ये जानकारी लेने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से स्वयं से और अधिक जानकारी लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, इंटरनेट के माध्यम से ही सही, तो अपनी जानकारियां जुटाएं और उसके बाद सच्चाई को जानें। अपनी बात थोपने का ना तो हमारा इरादा है और ना ही हम ये चाहते हैं, चाणक्य जी का भी यही इरादा है बताने का कि आप इसरो या नासा की केवल उनके द्वारा दी गई जानकारी को अपने ऊपर थोपने मत दो, आप अपने स्तर से भी जानो। तो चलिए, समय का थोड़ा अभाव सा है, 1 घंटा से ऊपर लगभग हो चुका है, आपने काफी सारी बातें बताई हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगी, लोगों की कुछ सवाल होंगे तो हम अगला सेशन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो काफी हद तक आपने पूरा किया, बड़ी मेहनत से आपने बारीकी से और सरल भाषा में बताया है। जाते जाते जो भी आपका फाइनल नोट हो चाणक्य जी वो आप दे सकते हैं, फिर हम कार्यक्रम को एंड करेंगे। जी, तो फाइनल नोट में दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि इंटरनेट से रिसर्च आप कर लेना, तो उसमें थोड़ी समस्या आती है। समस्या ये आती है, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उनको वो प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस मिलेंगी आपको, FLATERTH अगर डालोगे के ऊपर तो आपको सारी वही यूट्यूब दिखाएगा प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस हैं, तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। आप डालोगे बजट की वाली वीडियो दिखाओ साहब, यूट्यूब नहीं दिखाएगा, गूगल नहीं दिखाएगा। तो मैं दर्शकों के लिए हथियार देना चाहता हूँ, हथियार, एक ऐसा हथियार जिसके माध्यम से वो एक्चुअल रिसर्च कर सके। हालांकि वो हथियार भी थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है पिछले 2-3 वर्ष में, लेकिन फिर भी इतना काम कर जाएगा कि आप थोड़ा बहुत आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी एक्चुअल। उस हथियार का नाम है DuckDuckGo। हाँ, तो ये वेब ब्राउजर है, इस पे अगर आप सर्च करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। गूगल पे तो भैया मिलेंगी नहीं, आपको उनसे ढूंढने परेशान हो जाएंगे। और बाकी तो ये मैंने सारी जानकारी दी, मैं सुमति को भेज दूंगा, सुमति टेलीग्राम में सारी वीडियोस करा देंगे। बिल्कुल, तो इन सभी जानकारियों को सुनने और समझने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर बताएं यदि आपको इन सब में सच्चाई पता मतलब लगता है। बाकी के जो भी एविडेंस सब इस वीडियो के माध्यम से दिखाए गए उन सबको टेलीग्राम में मैं डाल देता हूं और इस वीडियो के एंड होते ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके खुद भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण लाइव से सभी दर्शकों का जोड़ने के लिए और चाणक्य जी आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इन सब के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।